उत्तराखंड इतिहास के आदि ऐतिहासिक कालीन साहित्य वर्णन की एक और नई वीडियो आ चुकी है। यह हमारी दूसरी सीरीज है। यदि आपने पहली सीरीज नहीं देखी तो पहले उसे देखें। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मालिनी नदी यानी कण्वासरम की संबंधित जानकारियाँ और कालिदास ने अपने ग्रंथों में उत्तराखंड का किस प्रकार वर्णन है। ह्वेनसांग और कल्हण जैसे महान यात्री और इतिहासकारों ने उत्तराखंड को किन किन नामों से संबोधित किया है, तो इस वीडियो में हम यह रोचक तथ्यों के साथ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसको कि कालिदास संस्कृत के महापंडित, जिसे संस्कृत का शेक्सपियर कहते हैं, उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम में उत्तराखंड को किन नामों से वर्णित किया है। उन्होंने लिखा, उत्तरम यच्च समुद्रस्य हिमाद्रेश्च व दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर दिशा में हिमालय के दक्षिण भाग में एक स्थान जहाँ पर कि कुमार भरत का जन्म हुआ और उन्हीं के नाम से भारतवर्ष का नाम विख्यात हुआ है। इस श्लोक में उन्होंने कहा कि राजकुमार भरत के नाम से ही भारतवर्ष का नाम पड़ा है। तो हम जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में किस स्थान का वर्णन किया, तो वह किया गया है कण्वासरम। कण्वासरम वास्तव में ऋषि कर्ण का आश्रम था, जहाँ पर कि राजकुमार दुष्यंत जो हस्तिनापुर के राजा थे तथा शकुंतला विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रणय प्रसंग होता है और इन दोनों से एक पुत्र का जन्म होता है जिसे कि राजकुमार भरत कहा गया। इसी राजकुमार भरत के नाम से बाद में भारतवर्ष का नाम विश्वविख्यात हो जाता है। और पांडवों के पूर्वज शकुंतला और भरत तत्कालीन कुलिंद जनपद के निवासी माने गए हैं। यह कहा गया अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर। कण्वासरम क्षेत्र के कुलिंद राज, जो कि राजा सुबाहु थे, उनकी पांडवों से विशेष मैत्री संबंध हुआ करते थे। इसीलिए उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों का सहयोग करके युद्ध किया था। इस तरह से कुमार भरत के नाम से ही भारतवर्ष का नाम विख्यात होता है। कण्वासरम वर्तमान चौका घाट पौड़ी में स्थित है। महाभारत में इस कण्वासरम को भरत का जन्म स्थान माना गया है, जबकि स्कंद पुराण में इस चौका घाट यानी कण्वासरम को ऐसा तीर्थ माना गया जिनके दर्शन प्रत्येक श्रद्धालु हेतु अनिवार्य था, यानी यह स्थान सभी श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक था। और कण्वासरम 12वीं सदी के अंत में मोहम्मद गौरी के उत्तर भारत में आक्रमण करने पर हरिद्वार के साथ साथ उन्होंने कण्वासरम को भी ध्वस्त किया था। कण्वासरम को ध्वस्त मोहम्मद गौरी ने किया था और कण्वासरम को माना जाता है यह उत्तर भारत का सबसे प्राचीन विद्यापीठ भी था। इस कण्वासरम की खोज आधुनिक भारत में सन 1956 में यूपी सरकार के द्वारा किया गया और वर्तमान में इसको प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। कण्वासरम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और है कि कण्वासरम में एक सभ्यता फली फूली थी जिसे मालिनी नदी घाटी सभ्यता भी कहा गया। जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता थी उसी प्रकार से मालिनी सभ्यता भी थी। तो इसका समय माना गया 5000 से 4000 ईसा पूर्व का समय था, जहाँ की मालिनी नदी सभ्यता फली फूली थी। पुराणों में मालिनी को गंगा की छोटी बहन कहा गया है, यानी गंगा नदी की छोटी बहन को मालिनी कहा गया है। इस मालिनी नदी का उद्गम स्थल पौड़ी गढ़वाल में है और इस नदी का जो संगम होता है वह रावली घाट में जाकर के गंगा से हो जाता है। तो गंगा नदी की सहायक नदी है मालिनी नदी। मेगस्थनीज, जो कि गुप्त काल में भारत में आया था, मेगस्थनीज के द्वारा इस नदी को इरेनेस नदी कहा गया है। यह थी हमारी कण्वासरम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब महाकवि कालिदास ने ही मेघदूत में उत्तराखंड का कुछ और वर्णन किया है। कालिदास द्वारा उनके रचित मेघदूत में अलकापुरी का वर्णन किया है। यह आज हिमालय में कैलाश पर्वत के निकट अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, यानी जहाँ पर सरस्वती और अलकनंदा का संगम होता है। वर्तमान में यह स्थल बद्रीनाथ में है, जो कि प्राचीन समय में बद्रिकाश्रम विद्यापीठ के नाम से जाना जाता था। और कालिदास ने ही अपना एक ग्रंथ रघुवंशम में भी उत्तराखंड का वर्णन किया है। कालिदास ने गढ़वाल क्षेत्र को अपने ग्रंथ रघुवंशम में गौरी गुरु क्षेत्र नाम दिया है। तो यह थे
कालिदास द्वारा रचित ग्रंथों में उत्तराखंड का महत्वपूर्ण वर्णन। और कालिदास कहा जाता है कि कालिदास को ज्ञान की प्राप्ति कालीमठ, रुद्रप्रयाग कालीमठ में हुई थी और यहीं से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। उत्तराखंड से कालिदास का काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहे हैं। उत्तराखंड से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही कालिदास मूर्ख से शेक्सपियर बनने तक उन्होंने अपना शिक्षा का प्रसार किया। अब हम जानते हैं कि राजतरंगिणी में कलहल ने क्या क्या वर्णन किया है। कहा जाता है राजतरंगिणी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें कि कलहल के द्वारा कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। तो कश्मीर के इतिहासकार कलहल ने राजतरंगिणी में राजा ललितादित्य मुक्तापीठ, उस समय जम्मू कश्मीर के राजा थे जो कि कारकोड वंशीय थे, तो इन्होंने उत्तराखंड क्षेत्र को जीतने का उल्लेख दिया है और यह उस समय क्षेत्र यमुना नदी से लेकर के काली नदी घाटी तक फैला हुआ था। भारत के सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज के एक दूसरे राजा हुए जिनका नाम था यशोवर्मन। यशोवर्मन ने ब्रह्मपुर पर शासन किया और ब्रह्मपुर को जीत लिया था। उसके बाद ललितादित्य मुक्तापीठ ने यशोवर्मन सहित संपूर्ण उत्तराखंड को विजय कर लिया था। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ललितादित्य मुक्तापीठ ने उत्तराखंड में किसे पराजित किया था, तो यशोवर्मन को पराजित किया था। हालांकि ललितादित्य मुक्तापीठ ने उत्तराखंड को अपने अधीन नहीं रखा और बाद में दोनों में समझौता होता है, यानी ललितादित्य और यशोवर्मन के बीच में संधि होती है और वे दोनों मिलकर के भोट आक्रमणों को, यानी जो तिब्बत भोट प्रदेश से उत्तराखंड में आक्रमण होता था उस पर नियंत्रण भी किया था, उन्हें पराजित किया था। संभवतः माना जाता है कि इसी काल में उत्तराखंड में खरपरदेव नाम का राजा हुआ था जो कि कार्तिकेय साम्राज्य का राजा था और कार्तिकेयपुर पर पुनः इन्होंने कब्जा करके अपने वंश की नींव रखी थी, अपने वंश की स्थापना की थी। जबकि हम कार्तिकेय साम्राज्य का प्रथम राजा वसंत देव को मानते हैं। तो वसंत देव ललितादित्य मुक्तापीठ से पहले के समय के राजा हुआ करते थे। राजा खरपरदेव को माना जाता है कि ये कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन थे, तो उनके समकाल में इनका काल भी चलता है। राजतरंगिणी में कलहल ने कहा है कि ललितादित्य ने स्त्री राज्य में नृहरि मूर्ति की स्थापना भी की थी। तो यह नृहरि मूर्ति वर्तमान जोशीमठ नृसिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो जोशीमठ का नृसिंह मंदिर भी राजतरंगिणी के अनुसार ललितादित्य ने ही स्थापित की थी। तो यह है उनका ग्रंथ राजतरंगिणी। यह जम्मू कश्मीर पर आधारित है, लेकिन इन्होंने उत्तराखंड का भी इसमें वर्णन किया है। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजतरंगिणी में कलहल के द्वारा उत्तराखंड में किस राजा का वर्णन किया है, तो उत्तराखंड में यशोवर्मन के शासन का वर्णन किया है, साथ ही साथ खरपरदेव का भी उन्होंने वर्णन किया है। अब जानते हैं हम तिब्बत के प्रमुख यात्री ह्वेनसांग के बारे में। ह्वेनसांग भारत में 629 ईस्वी से लेकर के 645 ईस्वी तक रहते हैं और उस समय भारत के जो सम्राट थे वह थे हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के काल में भारत पहुँचे थे। वह भारत में अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए भारत पहुँचे थे और भारत में सर्वप्रथम ह्वेनसांग कपिसा नामक स्थान पर पहुँचे थे, यानी कपिसा राज्य में उनका आगमन हुआ था। ह्वेनसांग भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। ये तो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उस समय विश्व में मात्र एक विश्वविद्यालय था। तो 634 में ह्वेनसांग ने उत्तराखंड की यात्रा भी की और 634 में वे सबसे पहले थानेश्वर से उत्तराखंड के लिए आए और थानेश्वर के उस समय राजा थे हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के राज्य से उन्होंने सबसे पहले सुधन यानी सहारनपुर तक पहुँचे और सहारनपुर से उन्होंने गंगा को पार करके बिजनौर आए और बिजनौर से आए वो मयूर यानी मोरध्वज कोटद्वार में पहुँचे और कोटद्वार से फिर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और मोइलो यानी हरिद्वार तक पहुँचे और हरिद्वार से कुछ ही दूर आकर के वे ब्रह्मपुर तक पहुँचे थे। इस प्रकार से उन्होंने अपने साहित्य में इन स्थानों का भी उन्होंने वर्णन किया है। ह्वेनसांग के अनुसार मायापुर यानी हरिद्वार से ब्रह्मपुर की दूरी 300 ली अर्थात 80 किलोमीटर के लगभग थी। हरिद्वार से ब्रह्मपुर की दूरी 80 किलोमीटर उन्होंने बताया है।
जबकि ब्रह्मपुर चौथी व छठी शताब्दी का नगर था। यानी ब्रह्मपुर वास्तव में बहुत पुराना नगर था और यहाँ पर ह्वेनसांग काफ़ी लेट में पहुँचे थे। इस ब्रह्मपुर को कनिंघम ने, जो ह्वेनसांग ने मोइलो नाम हरिद्वार को दिया था, उसका अर्थ कनिंघम इतिहासकार ने मयूरपुर से लगाया है। यानी उन्होंने कहा कि जो मोइलो था उसको मयूरपुर भी कहा जाता है। ह्वेनसांग ने उत्तराखंड के किन किन स्थानों को किस किस नाम से संबोधित किया? तो ह्वेनसांग के द्वारा उत्तराखंड में गंगा नदी को महाभद्रा नाम दिया गया, जबकि उन्होंने हरिद्वार को मोइलो नाम दिया और मोइलो का अर्थ होता है मयूरपुर या माया नगरी या मायापुर। दूसरा दिया उन्होंने गोविशाण। गोविशाण वर्तमान में काशीपुर है, उधम सिंह नगर का काशीपुर, और इसे इन्होंने क्यूपी स्वर्ण नाम दिया है। जबकि उन्होंने ब्रह्मपुर को पोलिहिमो पुलो नाम दिया है। तो पोलिहिमो पुलो नाम उन्होंने ब्रह्मपुर को दिया है, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड का हम नाम कह सकते हैं। और दिया उन्होंने स्वर्णगोत्र राज्य, और स्वर्णगोत्र राज्य को उन्होंने शोफलन किलो नाम दिया है। तो शोफलन किलो का मतलब स्वर्णगोत्र राज्य कहा, जो कि शत्रुघ्न नगर कहा गया, और शत्रुघ्न नगर वर्तमान उत्तरकाशी को कहा गया। और उन्होंने कालशी को भी नाम दिया और कालशी को शुद्ध नगर कहा गया, जबकि नानक माता का उन्होंने बख्शी नाम दिया था। तो यह थे ह्वेनसांग के द्वारा दिए गए उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों के नाम। और ह्वेनसांग को इतिहासकारों ने अन्य उपनामों से भी संबोधित किया गया। तो ह्वेनसांग को एक तो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, दूसरा उन्हें नीति का पंडित भी कहा जाता है, और एक आधुनिक नाम उन्हें प्राप्त हुआ है, वह है शाक्य मुनि। तो शाक्य मुनि भी ह्वेनसांग को कहा जाता था। ये हैं हमारे ह्वेनसांग, और ह्वेनसांग उत्तराखंड की यात्रा करते हैं और उसका वर्णन करते हैं। इन्होंने इन सभी चीज़ों का जो वर्णन किया है, उस वर्णन को उन्होंने अपनी पुस्तक सियुकी में वर्णित किया है। तो उनकी पुस्तक सियुकी से ही यह सब जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है। उन्होंने भारत को इस सियुकी पुस्तक में यिनतु नाम से संबोधित किया है। तो उन्होंने जो नाम दिया भारत को यिनतु, और उत्तराखंड को नाम दिया है पोलिहिमो पुलु, और उनका विशेष संबंध रहा है हरिद्वार और ब्रह्मपुर से। तो हरिद्वार और ब्रह्मपुर के बारे में भी ह्वेनसांग ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी हैं। तो यह थे ह्वेनसांग से संबंधित जानकारियाँ। अगला है कि उत्तराखंड के कुछ अन्य नाम। कई अन्य ग्रंथों और साहित्यों में उत्तराखंड को अलग अलग नाम से संबोधित किया। तो आइए जानते हैं हम किस किस नाम से संबोधित किया गया है। पहला है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है, और इस विनय पत्रिका में उत्तराखंड की मंदाकिनी नदी और बद्रिकाश्रम विद्यापीठ का वर्णन मिलता है। जबकि पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई है, इसमें कुमाऊं क्षेत्र का वर्णन किया गया है। जबकि कौशिकी ब्राह्मण में वाग देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम बताया गया है। यानी बद्रीनाथ धाम में वाग देवी का निवास स्थान बताया गया है। और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में भी उत्तराखंड को कर्तरीपुर राज्य नाम दिया गया है। जबकि अशोक का कालसी जो शिलालेख देहरादून में है, उसमें उत्तराखंड को अपरांत नाम से संबोधित किया गया है। और धनभूति का तोरण एक अभिलेख है, इसमें श्रीहरिनगर नाम से उत्तराखंड को संबोधित किया गया है। तालेश्वर श्यालदे ताम्रपत्र में उत्तराखंड को पर्वताकार राज्य की उपाधि दी गई है। जबकि पांडुकेश्वर से प्राप्त ताम्रपत्र लेखों में उत्तराखंड को कार्तिकेयपुर नाम दिया गया है, जहाँ की कार्तिकेयपुर साम्राज्य का भी वंश चला था। और लाखामंडल के अभिलेख, जो कि ईश्वरा देवी के अभिलेख हैं, उसमें उत्तराखंड को सिंहपुर राज्य से संबोधित किया गया है। और शहणपाल का बोधगया अभिलेख में उत्तराखंड को सपाल दक्ष नाम से संबोधित किया गया है। और अंततः है नेपाल के राजा अशोकचल के लेख में, तो अशोकचल ने त्रिशूल लेख लिखे थे, तो गोपेश्वर और बाड़ाहाट में यह त्रिशूल लेख है। तो अशोकचल के गोपेश्वर त्रिशूल लेख में उत्तराखंड को रुद्र हिमालय क्षेत्र या केदार भूमि नाम से संबोधित किया गया है। यह थे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण नाम। आगे भी हमारी वीडियो कंटिन्यू है, और इस जानकारी को कंठस्थ याद रखें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है और काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना न भूलें। और टेलीग्राम चैनल में आपको इस वीडियो की PDF भी प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।